दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हिमाचल में। आज हम यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं ये रहेगा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 का है। तो सॉल्व पेपर हम करने वाले हैं 2021 का। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आपका इस बार एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरा पेपर है, जेन्युइन पेपर है, आप इसको मिला भी सकते हैं। तो खंड आ का सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे खंड बा पे चलेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आप जो पूछे तो वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी जो रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं, जैसे WHO हो गया, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे मुख्यालय, इन सबको भी आप याद करके जाइएगा। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखेंगे वो है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा तो कहते हैं कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। प्रीवियस ईयर 2021 के कार्य क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेपर पूछा गया था। तो याद रखेंगे जो पंजाबी भाषा है इसकी जो लिपि है वो हो जाएगी आपकी गुरुमुखी लिपि, ठीक है। कौन सी लिपि हो जाएगी, ये गुरुमुखी लिपि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो मराठी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आपने सुना होगा महाराष्ट्र की मराठी, वो भी देवनागरी लैंग्वेज में ही, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा तो कहते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया ये पुस्तक है, बहुत फेमस है। तो इसके लेखक कौन है बेसिकली, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे डॉक्टर M विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो यह पुस्तक इन्होंने 1995 में बेसिकली इस पुस्तक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके लिए इनको दिया गया था, इनको विश्वेश्वरैया को 1955 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा। अगले में कहा गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब मिलकर बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो राज्यसभा है ये कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, 5 की बात कर लेंगे तो कहते हैं कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। अब धरातल से अगर हम देखें तो 32 से 60 किलोमीटर के बीच में जो मंडल स्थित है वो कौन सा है, याद रखेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वही जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। और उसके नीचे अगर यहाँ पे बात कर लेंगे जो आप 8 से 18 किलोमीटर की बात करें, जो सबसे निचला मंडल है जो है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल कहलाता है 8 से 18 किलोमीटर पे। फिर समताप मंडल जो है ये 18 से 32 किलोमीटर। अब इसके बाद जो आपसे पूछा गया है 32 से 60 किलोमीटर वो ओजोन मंडल है। इसके बाद रहता है आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में देखिएगा। 6 में कहा गया कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। अब जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, याद रखेंगे उनको यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको यूर्त कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये किस चीज़ का बनता है, बेसिकली यूर्त ये होता है पशुओं की खाल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा तो कहते हैं यहाँ पर कि बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत करी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, ये 2014 में स्टार्ट हुई थी। डेट भी यहाँ पे बता देते हैं आपको, ये हुआ था 25 दिसंबर 2014 में। कब, 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है बेसिकली स्वर्णमान। क्या कहा जाता है, स्वर्णमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल जो एसएसबी है का गठन किस वर्ष किया गया था। जो एसएसबी है इसका गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा 1963 में हुआ था। ठीक है, 1963 में इसका जो है गठन हुआ था, क्योंकि 1962 में ये चीनी युद्ध हुआ था, उसके बाद ही इसकी गठित करी गई थी सीमा सशस्त्र बल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कंप्यूटर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहते हैं कि जो मल्टी प्रोसेसिंग है ये होती है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है यह क्या है, तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि बिना किसी प्रोसेसर के तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। एक गवर्नर जनरल है जिनके कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति को अपनाया गया, तो वह नीति कौन सी थी, तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे सर जॉन सोर। क्या हो जाएंगे, सर जॉन सोर के समय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, जो 1793 से 1798 के बीच में गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, अब याद रखेंगे इन्हीं के समय में जो आपका 1793 का चार्टर अधिनियम था वो जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दें क्योंकि पुराना हो गया है तो कोई बात नहीं, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए तो कहते हैं कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, एक अधिवेशन का नाम बताना है जिस समय क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, उन्होंने मिल करके एक संयुक्त समिति की स्थापना करी थी, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें 19 सूत्री मांगे प्रस्तुत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए तो कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संविधान के एक अनुच्छेद है जिसके तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करी गई, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, उसको संपादन और सलाह देने के लिए। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 74। ठीक, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए तो कहते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन से अवसर पर जो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब होता है, वो होता है यहाँ पर 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, उसी पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए तो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में करी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो ठाकुर हैं इनके द्वारा जो शांति निकेतन की स्थापना करी गई वो करी गई थी 1921 में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। 1921 में पश्चिम बंगाल में करी गई थी, याद रखेंगे। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना कर रखी है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, शांति से भरा हुआ घर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए तो कहते हैं सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सूर साम्राज्य के संस्थापक जो हैं अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ था, 1540 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम 18 की बात कर लेंगे तो इसमें क्या देखते हैं, बोला गया है कि जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जब PIL बेसिकली लाया गया था, जो भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे PN भगवती। कौन थे उस समय, PN भगवती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 में, तो 19 में कहा गया कि पीपल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। पीपल्स डेली की बात कर लेते हैं तो एक एशियाई देश है जिससे प्रकाशित होता है ये। 19 का राइट आंसर होगा आपके लिए हो जाएगा बी, यानी कि चाइना से। चीन में ये बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है जिसका नाम है पीपल्स डेली, ये प्रकाशित होता है चाइना से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अब भारत रत्न पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वह किसको दिया गया,
तो 20 का जो राइट आंसर होगा बेसिकली वो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उन्हीं के समय में राजगोपालाचारी या सी रमन को भी 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 21 में, तो कहते हैं कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित। कौन है, बैडमिंटन से संबंधित हैं ये प्रकाश पादुकोण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो आसियान है ये स्थापित कब हुआ था, बेसिकली ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसका देखेगा, जिसका मुख्यालय है वो थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। कहाँ पर है, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जिसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ये विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो कहते हैं कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त काली मिट्टी है उसको एक नाम दिया जाता है, तो उसका नाम क्या है, याद रखेंगे, वो हो जाएगी रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, इसको गुजरात में ये पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो कहते हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं। अब जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी, वह किस में पारंगत हैं, उनको कौन सा डांस फॉर्म बहुत अच्छे से आता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मथुरा क्षेत्र से लोकसभा की सांसद भी हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 26, तो कहते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे खुशवंत सिंह। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान की जो पुस्तक लिखी गई है वह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, काफ़ी चर्चा में थी ये पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 वाला है था, ये किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया। तो ये पारित किया उड़ीसा की विधानसभा ने। किसने, उड़ीसा की विधानसभा ने पारित किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में, तो कहते हैं कि 28 जो आपका अगस्त 2021 की बात करें, ये तो चलिए एक सुजलाम अभियान याद रखिए, क्योंकि ये पुराना हो गया है तो 2021 का आ सकता है, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपको 2022 की पढ़नी है। तो 28 की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत करी गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो कौन सी हो जाएगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो कौन सी है। तो 29 का राइट आंसर होगा आपके लिए, वो होगा भारत दुर्दशा। ठीक है, क्या होगा, भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसको कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन द क्रिटिकल ईयर्स। ठीक है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, कुलदीप नैयर के द्वारा। इसको याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 31 की बात कर लेंगे, तो कहते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद यहाँ पर एक आयोग की स्थापना करी गई थी जिसका नाम है, क्या है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी स्थापना संविधान संशोधन के माध्यम से करी गई थी। ये कौन सा संशोधन था, 65वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 65वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, तो कहते हैं भारत के प्रथम परमाणु
संयंत्र कौन सा है? भारत में जो प्रथम परमाणु संयंत्र से जो एटॉमिक प्लांट है वो कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 1964 में स्थापित महाराष्ट्र का तारापुर वाला। ठीक है, कब है? तारापुर का 1964 में स्थापित हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही आसान है, हो जाए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ठीक है, पुरस्कार है जिसका नाम है वाचस्पति पुरस्कार, यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा यहाँ आपके लिए, वो हो जाएगा KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से इसको दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। KK बिरला फाउंडेशन 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1992 में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इसमें से किसने भाग लिया था? तो याद रखेंगे वो कौन से हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। तो वो हो जाएंगे यहाँ पर कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया था? तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ साथ एक व्यक्ति और थे, वो कौन थे? वो थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे जो आपको आर्टिकल दिए, अनुच्छेद दिए हैं, इनमें से कहते हैं कौन सा एक संबंधित नहीं है? तो इसका क्या होगा? देखिए 345 में राजभाषा है, बिल्कुल सही है। फिर 43 में संघ की राजभाषा है। फिर 351 वाला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 351 वाला ये आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? अब जो उद्योग है ना, उनके लिए अगर वित्तीय सहायता देनी होती है तो सबसे सर्वोच्च बैंक इनमें कौन सा हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका IDBI। ठीक है, क्या IDBI बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964। ये बेसिकली एक्ट है। ठीक है, एक्ट आया था जो भारतीय औद्योगिक बैंक विकास अधिनियम 1964, उस एक्ट के द्वारा यहाँ पर ये जो है इसकी स्थापना करी गई IDBI की, और ये वित्तीय सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तो कहते हैं उत्तरी भारत के विशाल मैदान या फिर जो गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? अब उत्तरी भारत के विशाल मैदान और दक्कन का पठार जो है, यह किस पर्वत श्रृंखला द्वारा बीच से विभाजित किया जाता है? तो याद रखेंगे यह हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी सर्वोच्च चोटी भी जान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो धूपगढ़ हो जाएगी। क्या होगी? धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। क्वेश्चन नंबर अब 39 में देखिए, तो कहते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे बैरन द्वीप। ठीक, क्या है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर स्थित है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो फटा था 2005 में लास्ट टाइम फटा हुआ था, यानी कि इसमें से लावा वगैरह निकला, सक्रिय हुआ था 2005 में लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? तो रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पर आपके लिए बी है, वो हो जाएंगे एकनाथ। क्या किसने लिखी? एकनाथ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 41 में, तो कहते हैं ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक का भारत में का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, अब ये देखिए ओ चंद्रशेखरन ही ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, तो किस में किया था? ये किए थे यहाँ पर आपका राइट आंसर का फुटबॉल खेल में। तो फुटबॉल में इन्होंने ओलंपिक तक प्रतिनिधित्व किया था 1960 तथा 1964 के ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जा रहा है? ठीक है, पहला स्मॉग टावर कार्यात्मक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का, वो हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? आनंद विहार में इसका जो है वो उद्घाटन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए,
तो कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो उसमें भाग नहीं ले सकता है। कब नहीं ले सकता है? जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक। अगर वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो वह अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में यहाँ पे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देंगे। तो 44 में देखिए तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो हो जाएगी चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है, ठीक है। जीरो मील सेंटर के नाम से एक शहर है जिसको जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पर नागपुर। नागपुर को क्या जाना जाता है? जीरो मील सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए तो कहते हैं संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह बेसिकली 13 दिसंबर को 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, ठीक है। बाद में इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47। तो कहते हैं हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। एक त्यौहार है जिसका नाम है हॉर्नबिल, तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए बहुत ही आसान है, नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होते हैं आईसी चिप्स वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो याद रखेंगे होते हैं सिलिकॉन के। किस चीज़ के होते हैं? सिलिकॉन के ये बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए तो कहते हैं यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। तो यक्षगान किसके लिए फेमस है? कर्नाटक में है। याद रखेंगे यक्षगान एक नृत्य कला है जो कर्नाटक की है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान ये जो खंड आ था इसका ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था, तो ये आपको बताना है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाए फिरोज शाह तुगलक। कौन ले गए थे? फिरोज शाह तुगलक इसको ले गए थे। तो अब देखिएगा जो आपका खंड आ था, ठीक है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न थे। अब चलिए देख लेते हैं खंड बा जिसमें आपको हिंदी के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। जो सौंदर्य और प्रेम के नाम से कवि को जाना जाता है वो कौन से कवि हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए तो कहते हैं पाठशाला जो शब्द है ये कैसा शब्द है, ठीक है। पाठशाला शब्द ये कैसा शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? दो शब्दों को मिलाकर बनता है। जैसे पाठ और शाला ये यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का सार्थक मतलब भी निकलता है, इसीलिए ये यौगिक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो इसमें देखेंगे जो अशुद्ध लिखा हुआ है वो अगर पहला ही पढ़ के देखिए तो कहते हैं उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये गलत लिखा हुआ है, याद रखेंगे। तो इसका जैसे उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है यह होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। एक जो शब्द है पगड़ी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह कौन सा शब्द हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर होगा आपके लिए देशज शब्द होगा। क्या होगा? देशज शब्द होगा। जो पगड़ी जो शब्द है ये एक देशज शब्द है, यानी कि एक देसी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं आप बीती में कौन सा समास है, ठीक। आप बीती में कौन सा समास है? तो 55 का जो राइट आंसर है वो हम जल्दी से यहाँ देख लेंगे। तो देखिएगा ये समास भी आपके एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास, क्योंकि बीती जो है यहाँ पे एक प्रधान है कि बहुत तरीके से बीती से मिला करके शब्द बने जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप बीती ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है,
तो इसको आपको बताना है किस में नहीं लगा है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो 56 की अगर बात कर लेंगे, जो आपका ओढ़ना है यही आपका है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर ओढ़ना में ना अगर लगा देंगे, ना हटा देंगे, तो आप देखेंगे ओढ़ का कोई मतलब नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ पे एक का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। ये 2019 माफ़ कीजिएगा 2021 का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 57 की अगर बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 2। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, मात्र 2 भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अंकित ने गाना गाया होगा, ठीक है। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में होगा। तो देखिएगा गाना गाया होगा से पता चल रहा है क्या होगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। गाना गाया होगा, ये आशंका जताई जा रही है कि उसने पास्ट में गाना गाया होगा, तो क्या याद रखेंगे, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, टोटल 6 भेद होते हैं भूतकाल के, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर अगर 59 में देखिए, तो कहते हैं अपादान कारक का परसज्ञ क्या होगा। अपादान कारक का जो परसज्ञ है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे ये हो जाता है से। क्या होगा इसका राइट आंसर, से हो जाएगा, ठीक है। मतलब अलग होना, अपादान से अलग होना, ऐसे आप याद करते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल करते हैं। अपादान से या अलग होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, तो कहते हैं कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची जो एक शब्द है ये किस भाषा का है, तो याद रखेंगे ये होगा आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्या है, कैंची जो है ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीर आधा बटेर ये मुहावरा है, इसका एक अर्थ है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण ही यहाँ पर आधा तीतर आधा बटेर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, तो कहता है कि लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ होंगे, ठीक है। जो लक्ष्य शब्द है इसके 2 अर्थ क्या क्या हैं, तो सभी को पता होना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। ये होगा, एक तो उद्देश्य होता है, एक होता है निशाना, ठीक है। उद्देश्य हो गया कि कहते हैं आपका लक्ष्य क्या है, निशाना क्या है, आपके लक्ष्य पे ही आपको लगाना है निशाना। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, तो कहते हैं इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसको क्या कहेंगे। तो इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए एक जो शब्द का प्रयोग है वो हो जाएगा यहाँ पर इंद्रजीत। क्या होगा, इंद्रजीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। जो सा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर आपका तालु। देखिए सा को अगर आप बोलते हैं तो इसका तालु होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका सा होता है, ये सा, ये वाला सा है, ये वाला सा है, जो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है यहाँ पे दंत से, ठीक है। ये सा होता है और ये सा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पे 65 में, तो कहते हैं गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। यानी कि जो गायक शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो 65 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, गए प्लस अक, ठीक है। क्या होगा, गए प्लस अक, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ए और मिलकर या बनाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी अयाद संधि उसमें होती है। कौन सी संधि होती है, अयाद संधि होती है, अयाद संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 66 में, कहते हैं निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। एक निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो 66 की अगर बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह, कहते हैं यह किताब है, यह वीडियो चल रही है, तो निश्चित हो गया ना कि यही चीज़ की बात करी, इसी चीज़ की बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, तो कहते हैं हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, ठीक। हिंदी के जो प्रमुख ललित निबंधकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके राइट आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहा जाता है, ठीक। क्या कहते हैं, तो मन में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार हैं उनको कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, तो देखिएगा वो हो गया संचारी भाव, ठीक। क्या होते हैं, वो संचारी भाव होते हैं जो अस्थिर मनोविकारों को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि जो अधिमानता शब्द इसमें दिया हुआ है, अधिमानता शब्द इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। ठीक है, अधिमानता शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा, तो देखिएगा अधि जो है ये उपसर्ग होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अधिमानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 70 में कहते हैं कि वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। ठीक है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों का जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो ये तो आसान सा है, वो हो जाएगा समुच्चय बोधे अव्यय। ठीक है, ये क्या कहते हैं, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधे अव्यय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सुबिंदु आगे कौन हवाल। ये यहाँ पे एक माध्यम के से कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियुक्त। अनियुक्त का मतलब कहता है जो बात प्रत्यक्ष रूप से सीधे ना कही जाए, किसी से किसी चीज़ को घुमा फिरा के कही जाए, तो वहाँ पर अनियुक्त अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, तो कहते हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 72 में, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ऐतिहासिक गलत लिखा हुआ, कवित्री गलत है, अभिव्यक्ति गलत है, तो उपयुक्त जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, वो उपरयुक्त होता है वो उसका मतलब दूसरा होता है, और ये उपयुक्त का मतलब दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, तो कहते हैं कि ये जो चिन्ह दिया हुआ है, इसका जो आपको साइन जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, ये पहचानना है, क्या होगा, विस्मयाद बोधक चिन्ह होता है, ये विस्मयाद बोधिक। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, तो कहते हैं यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, यशोदा एक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो 74 का राइट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा यसा प्लस दा। कैसे बनता है ये, यसा प्लस दा। अब जहाँ पर ये विसर्ग का चिन्ह लग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, एक जो रूढ़ शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, तो 75 में देखिएगा, तो इसका जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा 75 का, वो होगा यहाँ पे डी। क्या होगा, सरल जो है वो एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब क्या है, सिर्फ इसका अर्थ है, मतलब ये एक ही वर्ड है, इसको किसी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो श्रव्य काव्य है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रचना सुनकर या पढ़कर किया जा सके, किसी भी चीज़ की रचना, तो उसको कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसको सुना जाता है, उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके श्रव्यका में आती हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो कहानी और कविता। ठीक है, कविता भी लोगों को सुनाई जाती है, श्रव्य है, कहानी भी श्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, तो कहते हैं कि बंधन किसका प्रतीक है, तो बंधन जो है वो किसका प्रतीक हो जाएगा, तो 77 का आपका राइट आंसर होगा, वो आपके लिए हो जाएगा डी, यानी कि गुलामी का। आप कहते हैं ना कि गुलामी और बंधन बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, तो कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, जो समुद्र में आग लग जाती है उसको क्या कहते हैं, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है यहाँ पे बड़वाग्नि। क्या होता है वो, बड़वाग्नि जो होती है वो समुद्र में आग लगती है, और जो पेट में लगती है उसको जठराग्नि कहते हैं, जो वन में लगती है उसे वनाग्नि कहते हैं, और जो जंगल में लगने वाली आग होती है उससे दवाग्नि कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, काव्य के शोभा कारक धर्म किससे माना जाता है। ठीक, कार्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए अलंकार। ठीक है, क्या होगा, अलंकार को माना जाता है। काव्य के शोभा कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, कहते हैं कि रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है, रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसको निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा,
क्या कहा जाता है, उसको निशाचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए तो कैसे हैं, पाषाण शब्द है, ठीक है, जो एक शब्द है पाषाण, ये किस चीज़ का शब्द है, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका तत्सम है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है बेसिकली, ठीक है, तो ये संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसे तत्सम शब्द में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, वो होगा बहती गंगा में हाथ धोना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहती गंगा में हाथ धोना, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, ठीक है, क्या होगा, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, तो 83 की अगर बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे बी, ठीक है, होगा मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण खंड काव्य में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए तो कहते हैं कि वीर रस का स्थाई भाव क्या है, ठीक है, जो वीर रस आपको देखने को मिलता है इसमें स्थाई भाव क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, ये तो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, यानी कि उत्साह होता है। जैसे वीर रस के कवि होते हैं, बहुत उत्साह से कविताएं पढ़ते हैं, वीरों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए तो कहते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है, ठीक है, एक विधा है जो है पृथ्वीराज की आंखें, तो ये क्या चीज़ है, तो 85 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगी यहाँ पर आपकी एकांकी, किसके द्वारा रचित है, ये रचित है राम कुमार वर्मा के द्वारा, किसके द्वारा, राम कुमार वर्मा के द्वारा है पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले में कहा गया कि भावुक शब्द उदाहरण है, ठीक है, क्या होगा, भावुक शब्द जो है ये उदाहरण है किस चीज़ का हो जाएगा, तो 86 की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको अलग अलग करने की देखें तो क्या होगा, भव प्लस उ, क्या होता है, भव प्लस उक होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगी अयाद संधि, क्या होगा, अयाद संधि इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो अ है ये अगर मिलते हैं किसी अ के साथ तो अव हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ये अयाद संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि तुमने कैसा शब्द है, ठीक है, एक शब्द है तुमने, यह किस प्रकार का शब्द है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है, क्या होगा, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आते हैं वे, ठीक है, और प्रथम पुरुष में क्या आता है मैं, ठीक है, वैसे तो तुम क्या आता है, ये आपका मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, देखिएगा तो 88 में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुज को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें आ का प्रयोग करेंगे तो ये अनुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अनुजा हो जाएगा, और अनुजा अगर हो गया तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही फेमस ये कविता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये रचना है, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ठीक है, जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है, ये किसकी है, याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है जय प्रिय प्रवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में 90 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा जो मिश्र वाक्य दिया हुआ वो आपको बताना है, तो 90 में अगर आप ध्यान से देखेंगे जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी, बेसिकली इसमें होता गया है, जो मिश्र वाक्य सिंपल भाषा में जो दो सेंटेंस होते हैं उसमें एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अनीता आएगी तभी ना नाचेगी, तो ये आपका आश्रित है, इसीलिए यहाँ पे इसमें मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो वाक्य में जो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, तो अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो 91 की अगर बात करें तो क्या होगा यहाँ पे बहुत, क्या होगा, बहुत थोड़ा की बात करें, ये क्या कर रहा है, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया जो कर रही है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि बहुत खाती है, बहुत थोड़ा खाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, एक मुहावरा है जिसका मतलब है 99 के फेर में पढ़ना, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, क्या होगा, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही होगा, ये 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए तो कहते हैं कि भाव और मनोविकार किसकी रचना है, ठीक है, क्या होगा, भाव और मनोविकार ये किसकी रचना है,
तो 93 की अगर बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ला की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। भाव और मनोविकार, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा, तो 94 का राइट आंसर बहुत आसान है, वो विशेष्य कहलाता है। क्या होगा? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, तो कहते हैं चपला का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, जो चपला है इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, लाइट जैसे बिजली होता है जिसको दामिनी के नाम से भी जाना जाता है, तो दामिनी चपला ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर रिजु का वो पूछा गया विलोम शब्द क्या होगा, तो ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा वक्र। क्या होगा? रिजु का जो विलोम शब्द होता है वक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि उद्धत का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, तो 97 की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा विनीत। क्या होगा? उद्धत का विलोम शब्द होगा विनीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि छमाही में कौन सा समास है। ठीक है, जो छमाही है इसमें कौन सा समास होगा, तो 98 की अगर बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्या होगा? छमाही में द्विगु समास होगा। द्विगु समास मतलब क्या है, जहाँ पे संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर देखिएगा छमाही में 6 का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, तो कहते हैं वैधशाला शब्द है। ठीक है, वैधशाला एक शब्द है, ये कौन सा शब्द है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें वैद्य अलग है और शाला अलग है, दोनों के सार्थक अर्थ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, तो कहते हैं दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, क्या होगा? दिगंबर संधि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, तो हमने यहाँ पे खंड आ और बा दोनों कर लिए हैं, जिसमें हमने समान ज्ञान के 50 क्वेश्चन किए और यहाँ पे बा में जो आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हम इसको आगे कराएंगे कंटिन्यू एग्ज़ाम तक। थैंक यू सो मच।